जोधपुर के जल भागीरथी, 2 बार एमएलए रहे हुए, सरकार में मंत्री रहे हुए और अभी नवनिर्वाचित राज्यसभा के निर्वाचित, और आप राजस्थान के भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। जो आपके सपने हैं वो और इसके आगे हैं। आप इसके बारे में शुरुआत इसी से करता हूं सर, आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैंने कुछ चाहा नहीं, सिर्फ एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते जो काम मुझे मिला वो काम मैं निष्ठा के साथ करता रहा। पद की मुझे कभी चाह रही नहीं। जो उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी, जो भूमिका उन्होंने मुझे कही, उस भूमिका में मैंने काम किया। चाहे इमरजेंसी के समय जेल में जाना हो, सत्याग्रह करना हो, सत्याग्रह करके जेल में जाना हो, 19 महीने जेल में भी रह गए। और उन्होंने कहा कि आप विधायक बनाया तो विधायक भी बन गए, मंत्री भी बन गए। और उन्होंने कहा पार्षद का चुनाव लड़ना है तो पार्षद का चुनाव भी पार्टी के आदेश पे लड़ लिया। और जोधपुर के विकास के लिए उन्होंने जोधपुर नगर सुधार न्यास का अध्यक्ष के रूप में मुझे यहाँ काम सौंपा, वो भी काम कर लिया। जो भूमिका संगठन के अंदर एक कार्यकर्ता के नाते जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हमको दे रहे हैं, उस भूमिका को हम निभा रहे हैं। हम जीवन से संतुष्ट हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चाह रहे न रहे, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से ये वर्ष। क्या बात, तेरा वैभव अमर रहे। क्या बात है सर। कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी? क्या कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से है या आप आते हैं, या आपका ये खुद का ही अलग संघर्ष रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए सर। मैं एक साधारण परिवार में जन्म लिया है, माड़ी समाज में। और मेरे पिताजी फूलों का व्यवसाय करते थे। अच्छा। और मंदिरों के आगे मैंने फूलों की माला भी बेची है। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संसद होने के नाते मुझे जो संस्कार वहां से मिले, उन संस्कारों के कारण मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। और जो शहर की जो भी समस्या आती थी, उस समस्या का एक कार्यकर्ता के नाते उसका समाधान के लिए संघर्ष करते थे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। और करते करते हम धीरे धीरे एक वार्ड के अंदर, वार्ड से नगर के अंदर, नगर से जिला के अंदर, फिर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो जिम्मेवारी मिली, हम उस जिम्मेवारी से प्रदेश में युवाओं को भारतीय जनता युवा, अब राष्ट्रीय भाजपा के अंदर हैं आप। और आपसे एक सवाल जरूर बनता है, क्योंकि आप के बारे में जो सुना जाता है कि आपने इमरजेंसी के वक्त में सबसे ज्यादा आप बहुत परेशान रहे, आपको जेल में भी रहना पड़ा। तो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वो समय आपके लिए किस तरह गुजरा और क्या था, और आपकी क्या निष्ठा रही होगी कि आपने उस वक्त। हाँ, उसके बाद मैं मेरे मुंह से नहीं कहकर इमरजेंसी में हमारे साथी समय में घनश्याम जी ढाका मेरे पास बैठे हुए हैं जी, वो उसका वर्ण मेरे मुंह से मैं क्या कहूँगा। इमरजेंसी का काल एक ऐसा काल था जहाँ देश के अंदर जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था, संपूर्ण क्रांति, और उसके कारण जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट से उनका लोकसभा चुनाव अवैध करार दे दिया गया, और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने 25 जून की अर्धरात्रि को इमरजेंसी पूरे हिंदुस्तान में लगा दी, आपातकाल घोषित कर दिया, और देश के बड़े बड़े नेताओं को जेलों में डाल दिया, समाचार पत्रों की सेंसरशिप लागू कर दी, और ऐसा लगा कि लोकतंत्र प्राय समाप्त कर दिया। और उसने अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए लोकतंत्र की हत्या की। और उसके कारण सारे देश के अंदर
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियां सब रुक गई और इसमें गतिविधियों में भाग लेने वाले लोगों को, उनके शीर्ष नेताओं को, सबको जेल में डाल दिया। उस समय 26 जून को जब देश जोधपुर के अंदर गिरफ्तारी हो रही थी, उस समय मुझे निर्देश था कि आपको गिरफ्तार नहीं होना है। और उसके बाद में देश में एक आंदोलन, भय मिटाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया। वो 15 जुलाई 1975 से किया गया। पहले दिन जोधपुर के अंदर हमारे जोधपुर के शंकराजी लोढ़ा ने वो देश के प्रत्येक जिले में एक आंदोलन, एक व्यक्ति गिरफ्तारी देगा और उसके अंदर हमारे देश जोधपुर जिले के अंदर शंकराजी लोढ़ा हमारे संचालक भी थे, जो स्वर्गीय हो गए, उन्होंने गिरफ्तारी दी। सेकंड गिरफ्तारी उन्होंने घनश्याम जी छंगानी ने दी और तीसरी गिरफ्तारी के लिए मुझे कहा गया था कि आपको आज गिरफ्तारी आपको जोधपुर में देनी है। तो उस भय का वातावरण, कोई हमारे सामने देखता नहीं था, हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, किसी के सामने हम आ जाते वो डर के भग जाता था कि ये इतने बड़े क्रांतिकारी है या इतना आतंकवादी है। और आज कोरोना में जैसी स्थिति, कोरोना से लोग डर रहे हैं, इमरजेंसी में लोग हमसे डरते थे। उस समय जिस दिन मुझे गिरफ्तारी करनी थी, उस दिन हम एक पैम्पलेट रात को निकालते थे, तो सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम की दुकानों में डाल देते थे इमरजेंसी में क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं और हमारा आंदोलन, हमारी गतिविधियां क्या चल रही है। हमारे उस समय के हमारे युवक थे घनश्याम जी डागा, वो युवक उस समय उन्होंने भी उसको पैम्पलेट बांटने लिए गए और उनकी गिरफ्तारी, उनको पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस पुलिस ने उनकी पिटाई भी की कि मैं सत्याग्रह करके वहां अंदर गिरफ्तारी थी सोचती गेट पे सैकड़ों लोगों के बीच में और अपना भाषण देकर सर्वपरोसी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है, उस करके हमने गिरफ्तारी हमारी दी। वहाँ गिरफ्तारी देके हम जेल में पहुंचे तो लोगों ने, एसपी ने हमको कहा कि इस इमरजेंसी के अंदर कितने लोगों में आपका स्वागत कैसे कर लिया, कितनी माड़ा है, आपको कैसे बना, लोगों को भय का वातावरण, इस समय लोगों को भय नहीं है। हमने कहा भय तोड़ने के लिए तो हमने आंदोलन किया है, क्या बात। और इसलिए उन्होंने फिर उन्होंने कहा चलो अब देखते हैं कितना भय टूटता है। उस समय हमारे सामने ही हमारे जो सुबह घनश्याम जी डागा को जब गिरफ्तार कर लिया था, उनकी पिटाई हो रही थी। हमने कहा नौजवान को क्यों पीट रहे हो, कि ये इन्होंने पैम्पलेट वितरण कर रहे थे और आप लोगों को प्रचार प्रसार करते हैं, इसे खुलवाने में, इनको तो मैंने भेजा था, पिटाई करनी है पूछना तो मेरे से पूछो, तो बच्चे इसको क्या पूछ रहे हो। उन्होंने इनको तो छोड़ दिया, पुलिस वाले हमकी पिटाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने पिटाई में जो पिटाई करनी थी उन्होंने की। ईश्वर की दया से हम मजबूत रहे, अग्नि परीक्षा में हम पास हुए, चाहे हमारे मरण सेना पे चले गए या घायल अवस्था में उनको अस्पताल की जगह जेल भेजा गया। जेल ने लेने के लिए हमको मना कर दिया तो वहाँ जेल अस्पताल में और हमारे जो साथी वहाँ थे उन्होंने उसको फिर हमको संभाला। ये इस तरह का अत्याचार पूरे देश के अंदर जो आंदोलन करने वाले लोग थे, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद बोलने वाले थे और भारत माता की जय बोलने वाले थे, उन सबको वहाँ अरेस्ट किया जाता था। इस तरह के अत्याचार तो जो 25 जून 1975 से प्रारंभ हुआ, इसका अंत हम लोगों ने आंदोलन करके 21 मार्च 1977 को तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब हम सबको इमरजेंसी से बाहर निकाला गया। सर उस वक्त हमारा गहलोत साहब आपकी उम्र क्या रही होगी उस वक्त? मेरी उम्र उसमें रही होगी 26 साल, 25 साल। तो आप इतने युवा अवस्था में भी आप में इतना जोश था और आपको निडर थे आप कि आपने उस वक्त की प्रधानमंत्री और सर्वसर्वा थे वो उस वक्त के, और उनके खिलाफ आपने जो आंदोलन उठाया उसकी वजह से प्रजातंत्र आज
हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के हम सुरक्षित कायम हुआ। जी। तो ऐसे ही आपके हाथों में जब राजनीतिक भविष्य रहता है, जब आप युवा थे, आप 25-26 साल के थे, और जब आपने अपनी उस ऊर्जा से, या आप और आप जैसे हजारों जो लोग थे उस वक्त, उन्होंने ही अपनी ऊर्जा से आज प्रजातंत्र को बचाए हुए रखा है। सर मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था गहलोत साहब, क्योंकि आप और मुख्यमंत्री साहब अशोक जी, ये दोनों एक ही शहर से और एक ही आप समाज से आते हैं, और हमेशा प्रतिद्वंदी आप एक दूसरे के रहे हैं। तो आप इसको किस तरह अपने नजरिए से देखते हैं, अपनी निजी जीवन में इसको किस तरह देखते हैं? आपका एक ठीक है, पार्टी के आपके दोनों की विचारधारा अलग अलग हैं, लेकिन आप इस अपनी प्रतिद्वंदिता को किस तरह देखते हैं, आप इस कंपटीशन को किस तरह देखते हैं गहलोत साहब से? हम वैचारिक आधार पर प्रतिद्वंदी हैं, मन से हमारा कोई प्रतिद्वंदता नहीं, किसी से ईर्ष्या है या किसी से द्वेष है। तो सर विचारधारा जी जी सॉरी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए सर। विचारधारा और सिद्धांत के आधार पर सरूसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संशयक रहा, वो अपने गांधीवादी विचारधाराओं पे रहे, और इस कारण हम दोनों का कभी से मेल नहीं रहा। और विचारों, उनके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है, अलग अलग धारणा से अलग काम। ये बहुत बड़ी बात होती है गहलोत साहब कि आप एक दूसरे के विचारों की कदर भी करते हैं, और उसी के साथ में आप एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हैं, और आप एक से प्रतिद्वंदी रहे हैं। तो मैं अगर शब्द में ले रहा हूं तो ये शायद गलत ना होगा कि आपने उनको चैन से तो नहीं बैठने दिया। गहलोत साहब को आप भी गहलोत हैं, वो भी गहलोत हैं, आपने राजनीतिक आधार पर हम संघर्ष करते रहे, वो लंबे समय तक सरकार में रहे, विरोध में रहते संघर्ष करते रहे, हमने अपनी पार्टी का काम और विस्तार किया, संगठन का हमने। जी गहलोत साहब, आपसे एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो यह था कि आप कभी सरकार में रहे हैं, कभी आप विपक्ष में भी रहे हैं, कभी सत्ता में कभी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन आपने दोनों ही तरीके से आपने जन सेवा की है। लेकिन आपकी उम्र जो उस पड़ाव पे आई है, आपने 20-25 साल की उम्र से ही आपने संघर्ष करना शुरू कर दिया था, राजनीतिक जीवन जीना शुरू कर दिया था आपने, और आज आप 70 साल के आसपास आ गए हैं। तो आप 50 साल मेरे ख्याल से बीजेपी के अंदर या भाजपा के अंदर 50 साल तक जिन्होंने संघर्ष किया हो और अपना जीवन किसी एक पार्टी को दे दिया हो, वैसे लोग गिनतियों के अंदर आ जाते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए सबसे सरल कौन सा तरीका होता है, सरकार में रहकर समाज की सेवा करना या विपक्ष के अंदर रहकर समाज की सेवा करना? आपके हिसाब से किस तरीके से आप बेहतर समझते हैं? हमारी संस्था है, हमारी पार्टी है, हमारा संघ जो हमारा संस्कार जहाँ से मिले हैं, उन संस्कारों के अनुसार जैसी परिस्थिति मिले उस परिस्थिति में संगठन के प्रति निष्ठावान रहकर धैर्य के साथ काम करें। अच्छा, अब एक सवाल, आजकल जो अभी लोग निराशावादी हो रहे हैं बहुत तेजी से, और एक कुंठा लोगों के दिल में आ रही है, लेकिन इस बीमारी की वजह से लोग में एक असंतोष जो है मनों में, वो बहुत आने लगा है। तो एज ए लीडर, एक नेता की तरह, और आप हमेशा समाज सुधारक रहे हैं, तो उसकी तरह आपका क्या नजरिया रहेगा कि समाज में क्या क्या ऐसे परिवर्तन आए कि जिसमें लोग ये इस नकारात्मकता से थोड़ा से दूर हो जाए? उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आप तो आध्यात्मिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं जी। आध्यात्मिक हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, इनके और जो संस्था में जो काम करते हैं इनके प्रति निष्ठा करके अपने जो संस्कारित होंगे, हम कोई हमारा इष्ट देव होगा, मैं भगवान कृष्ण को, शंकर को मानने वाला हूँ, तो उनके प्रति आस्था रखते हुए जो हम कर्म करते रहें, काम करते रहें, फल की इच्छा नहीं करें, तो आने वाले और धैर्य के साथ हमें जो काम मिला है उस काम को हम पूरा करेंगे। तो यदि हम पूरा करेंगे तो अपना जो उसका एकदम नई ऊर्जा मिलेगी, नया उत्साह मिलेगा, नया कार्यक्रम हम जनता के बीच में देंगे, तो हमारी पार्टी का, हमारी संस्था का
जो भी कार्यक्रम आएगा, जैसे समय समय पर, मैं बचपन में था उसमें चल रहा था, एक समय आंदोलन चला गौ रक्षा का, फिर हाँ हाँ एक बार आंदोलन चला राष्ट्रभाषा हिंदी को लाओ, हम विद्यार्थी थे जब, जी जी हिंदी अंग्रेजी हटाओ हिंदी को बचाओ, जी इससे राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। अब कभी आंदोलन श्री राम मंदिर का चला, जी और यह आंदोलन महंगाई का, सीमाओं पे राष्ट्रवादी होने के नाते कई तरह के आंदोलन चले, उनमें बढ़ चढ़ के आप भाग लेते रहो। जो आपके शीर्ष नेतृत्व आपके लिए जो कार्यक्रम भेजे उनको अपने उत्साह के साथ करते जाओ, वो उत्साह और उनको काम कार्यक्रम की सफलता उसके साथ जुड़ी रहती है। यदि आप जुड़ते जाओ तो आपका व्यक्तित्व निखरता जाएगा, आपको जो उत्तरदायित्व मिलेगा वो उत्तरदायित्व आप निभाओगे। जब निभाओगे तो उत्तरदायित्व ऊपर वालों को लगेगा जो हम काम सौंपते हैं नीचे वालों काम प्रामाणिकता से करते हैं और निष्ठा से साथ करते हैं, तो वो अपना आपका आपका जो व्यक्तित्व है और आपका जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, बढ़ेगा। तो आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपका जीवन में ऊर्जा रहेगी, उत्साह रहेगा, और उत्साहजनक जब वातावरण जीवन में रहेगा तो आपको जो भी कैसी परिस्थिति आएगी, जिस तरह पतझड़ आता है तो वापस बसंत भी आता है, हाँ 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 तो बसंत आता है तो पतझड़ भी आता है, तो दोनों में धैर्य रखने की जरूरत है। मौसम के साथ सब बदलते हैं, वो दिन भी नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहते, ये बदलती दुनिया है, उसमें आप कितने हौसले के साथ, उसके लिए आप गीता का अध्ययन करो और रामचरितमानस का अभ्यास करो। अब आप किसी आपके गुरु हैं, जैसे हमारे समाज के बहुत बड़े गुरु हैं, संत हुए हैं, संत लक्ष्मीदास जी महाराज, हाँ हाँ जी हमेशा जिनका नागौर का स्थान है, जी वो हमेशा यही कहते थे जीवन में कुछ तो श्रम करते रहो हाँ और उत्साह के साथ जो भी काम करो उत्साह के साथ करो। इसके उत्साह के साथ जो भी काम करेंगे और सबके साथ मिलजुल कर सब व्यवहार कर, अब उत्साह के साथ जब आप काम करोगे तो आपका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। जब आप अच्छा व्यवहार के साथ करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और यार अब मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं राष्ट्रीय संसद का संसद हूँ, बचपन से मुझे ऐसे संस्कार मिले, उन संस्कारों के कारण आज मुझे उसका पूरा वो उसमें अंकुरित हुए हैं, वो पौधा बना और वृक्ष बना। क्या बात। तो सर आपसे एक राजेंद्र जी एक आखिरी सवाल है कि आप, क्योंकि आप राजनीतिक विचारधारा से और देश को चलाने वाले लोग हैं, आप वो लोग हैं जो भविष्य निर्माण करते हैं देश का, और देश के भविष्य के निर्माण के साथ में एक आम लोगों का भविष्य भी निर्माण होता है। तो आपसे एक अनुरोध के साथ में एक सवाल है कि आपका विजन क्या है जोधपुर, राजस्थान और भारत को लेकर, कि हमारा विजन क्या है कि आने वाले वक्त में हमें क्या बदलाव आने चाहिए, या आपका विजन क्या है हमारे देश को लेकर, उसके बारे में अगर आप संक्षिप्त में कुछ बताना चाहें तो प्लीज मेहरबानी। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, उस सोच को जन जन तक पहुंचाना है। उनके एक समर्थक के नाते हम उनको बीच में काम करना है। उनका जो विजन होगा वही हमारा विजन। क्या बात। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल बस ये है कि एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके हजारों लाखों की तादाद में फॉलोवर्स हैं, आपको मानने वाले हैं, आपको आपके ऊपर अपनी जान देने वाले लोग हैं, आप समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर किसी एक आदमी की जीवन अगर बदलना चाहें, आपके कहने से अगर कोई बदल जाए, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि जिनकी सकारात्मकता उनके जीवन में आ जाए? प्लीज सर। जीवन में सकारात्मकता ही रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए जीवन में। उसके लिए संदेश यही है कि धैर्य के साथ जो लक्ष्य निर्धारित किया है और अपने जो इष्ट देव हैं उन सबके साथ अपने साथ उत्साह के साथ वो कर्म आप करते जाओ, तो निष्ठा के साथ जो भी काम करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और इसके साथ निराशा पास नहीं आनी चाहिए और आगे बढ़ने का सोचना चाहिए, और उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे सामने कितनी बाधाएं हैं, वो अपना जो काम दिया गया वो काम निष्ठा के साथ पूरा करो तो आप
काम पूरा होगा और आपको भी सफलता मिलेगी। क्या बात। तो इसी के साथ में मैं एक छोटा सा कंक्लूजन तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन जो हमारे गेस्ट होते हैं उनकी पर्सनैलिटी एक मेरे शब्दों में मैं पिरोने की कोशिश करता हूँ। शायद उसमें कमी तो रहेगी रहेगी, मैं आपकी संपूर्ण आपकी जीवनी को तो नहीं व्याख्यान कर सकता, और इतने समंदर को अगर एक लोटे में अगर लिया जाए तो वो समंदर कैसे वो पूरा हो सकता है। लेकिन फिर भी तो आप अभी सभी लोग सुन रहे थे और देख रहे थे श्रीमान राजेंद्र गहलोत साहब को बचपन से एक सामान्य परिवार में पैदा हुए जोधपुर में, और आम लोगों की तरह इन्होंने काम भी किया अपने जीवन में, अपने बचपन में। और जब युवावस्था में आए तब एक आंदोलन, एक विचारधारा से जुड़े, जिसकी वजह से आज इन्होंने अपनी जीवन को आप जिस दिशा में मोड़ दिया उसका उपभोग हम सभी कर रहे हैं। एक सात्विक और एक जिंदा प्रजातंत्र के साथ में हम लोग जी रहे हैं। शायद अगर ऐसे लोग नहीं होते तो शायद प्रजातंत्र आज जीवित नहीं होता। तो ऐसे लोगों की जब आप कहानी देखते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने इतने पद लिए, इतने अलग अलग फील्ड में काम किया, ये चेयरमैन भी रहे हैं, इन्होंने 2 बार मंत्री भी रहे हैं, और इसके साथ में आज ये राज्यसभा के सदस्य भी। तो जब ये लोग इतने संघर्ष के बाद में अपने जीवन को इतनी सकारात्मकता के साथ में गुजार सकते हैं, तो आप और हम सामान्य लोग क्यों नहीं अपना जीवन अच्छे से गुजार सकते हैं। मैंने शुरू में एक भगवद गीता का एक श्लोक कहा था, और वो श्लोक था, यदा चरति श्रेष्ठ देवे तरोजन स यत्व प्रमाणे कुरुते लोक स्तदुनु वर्तते। अर्थात महापुरुष जो आचरण करता है उस सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जीवन में सकारात्मकता लाइए, और आपकी तरह कोशिश कीजिए कि इतने सकारात्मक हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना कोशिश कीजिए कि कम से कम अपने जीवन को सरलता से जीवन जीने का एक मार्ग ढूंढ लीजिए। तो इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत उपकार आपका, आपने समय दिया उसके लिए। तो कौन वीडियो में